आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे मामा जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे। अगर घर पर किसी से भी थोड़ी कहा सुनी हो जाती तो घर छोड़ने के लिए उनका एक पैर हमेशा उठा हुआ ही रहता था। उस शाम भी जब मामी जी और मामा जी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो मामा जी ने अपना बैटरी टॉर्च लिया और चल पड़े। गुस्से से लाल हो चुके मामा जी बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। अब चलते चलते तकरीबन 20-25 मिनट बीत चुके थे और मामा जी घर से काफ़ी दूर निकल आए थे। गांव के कच्चे रास्ते पर चलते हुए जब मामा जी के पैर दुखने लगे तो वो रास्ते के किनारे पर बैठ गए। अब लगभग अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से थोड़ी देर पहले तक जो रास्ता सूरज की रोशनी में चमक रहा था अब वही रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरा इस कदर छा चुका था कि टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। कुछ देर आराम फरमाने के बाद मामा जी फिर से आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी और उन दिनों हमारे गांव में जंगली जानवरों का भी खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ था। मगर मामा जी इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़े जा रहे थे। अभी मामा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने की ओर 3-4 टिमटिमाती बत्तियां जलती दिखीं। जब मामा जी ने अपनी टॉर्च की लाइट उन बत्तियों पर डाला तो पाया कि ठीक उनके सामने कुछ दूरी पर 3-4 बच्चे खड़े हैं और वो लाल टिमटिमाती रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की आंखों से आ रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान की आंखें लाल कैसे चमक सकती है? और तो और इतनी रात गए 3-4 बच्चे इस सुनसान रास्ते पर आए तो आए कहाँ से? अभी मामा जी ये सोच ही रहे थे कि तभी मामा जी की नज़र उन सभी बच्चों के पैरों पर गई तो उनके पैरों को देखकर मामा जी का पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उन सभी बच्चों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि भूत है। अब मामा जी के हाथ पैर फूलने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। देखते ही देखते वो 3-4 बच्चे मामा जी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब मामा जी का सारा खून सूखने सा लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब वो उन सभी भूतों के हाथों मारे जाएंगे कि तभी मामा जी ने हिम्मत जुटाया और वहां से अलग एक पतले रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जब एक बार मामा जी पीछे मुड़कर उन सभी भूतों की ओर देखा तो वो सभी भूत ना जाने क्यों जोर जोर से हंसे जा रहे थे। मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। मगर उनको इतना ज़रूर पता था कि अगर वो रुके तो उनकी मौत पक्की है। अपनी मौत को अपने पीछे समझकर मामा जी दौड़ते रहे कि तभी उन्हें कुछ दूर पर आगे एक छोटा सा घर दिखा। उस घर को देखकर मामा जी की जान में थोड़ी सी जान आई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर उस घर की तरफ जाने लगे। भागते भागते मामा जी उस घर के बंद दरवाजे पर पहुंचे और ज़ोर ज़ोर से उस घर का दरवाज़ा पीटने लगे। कुछ देर दरवाज़ा पीटने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाज़ा खोला तो उनके दरवाज़ा खोलते ही मामा जी झट से घर के अंदर दाखिल हो गए। तो उन्हें इतना डरा और घबराया देख उस आदमी ने मामा जी से कहा, क्या वो बेटा, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिसके बाद मामा जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में अपनी पूरी आप बीती उस बुजुर्ग आदमी को बताई। तो मामा जी की पूरी आप बीती सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, वो बच्चे, अच्छा डरिए मत। इतना बोलकर उस आदमी ने घर के अंदर चिल्लाते हुए कहा, अभी मैं बैठे बैठे पानी का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी मुझे 2-4 लोगों के एक साथ चलने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और जैसे ही वो कदमों की आवाज़ मेरे थोड़ा नज़दीक आई
तो मामा जी का पूरा शरीर वापस से कांपने लगा और हाथ पैर भी फिर से फूलने लगे, क्योंकि पानी का ग्लास लेकर कोई और नहीं बल्कि वही 3-4 बच्चे आए थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि आज उनकी मौत पक्की है कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहीं वो बच्चे ये लोग तो नहीं थे। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मामा जी ने जब अपनी निगाहें उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मामा जी का कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा अब उन भूतिया बच्चों की तरह हो गया था। इसका मतलब वो बुजुर्ग आदमी भी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मामा जी वहां से उठकर भागने ही वाले थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी के भूतों ने मामा जी का गला पकड़ लिया, वो भी इतनी जोर से कि मामा जी उस भूत के शक्ति के आगे जिंदा लाश की तरह प्रतीत होने लगे। वो अपने गले को उस भूत के हाथों से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही थी। अभी मामा जी मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ नाना जी और गांव के 2-4 लोग आ पहुँचे। तो उन लोगों को देखकर वहाँ मौजूद सभी भूत हवा में धुआं हो गए, जिसके बाद मामा जी ने अपनी पूरी आप बीती नाना जी को बताई। तो इस पर नाना जी ने कहा, आज से कुछ साल पहले इस घर पर एक पिता और उसके 3-4 बच्चे रहा करते थे, मगर एक दिन वो सभी कहीं से आ रहे थे कि तभी एक बड़ी सी ब्रेक फेल गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे उन सभी की वहीं पर मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा हर रोज़ भटकती रहती है। जिसके बाद मामा जी नाना जी के साथ घर चले आए, तो इस तरह से उस रात मामा जी की जान बच गई। अभी मैंने अपने मामा जी की पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई ही थी कि तभी मेरे एक दोस्त गौतम ने कहा, अरे अमित, मेरे चाचा जी के साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। इससे पहले कि गौतम कुछ बोले, दूसरे दोस्त ने हल्की दबी हुई आवाज में कहा, बताना क्या हुआ था तेरे चाचा जी के साथ। जिसके बाद गौतम ने बताना शुरू किया। आज से करीबन 12 साल पहले मेरे चाचा जी ने गांव के बाहर एक दुकान में बतौर स्टाफ का नया नया काम पकड़ा था। उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण लोग रात के वक्त टॉर्च का सहारा लेकर इधर उधर जाया करते थे। अमूमन उस समय लोग रात के वक्त ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकला करते थे। ऐसे ही एक रात चाचा जी की काम से छुट्टी हुई, मगर उस दिन शाम से ही काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। चाचा जी उस दिन अपने साथ छाता ले जाना भूल गए थे, तो छुट्टी हो जाने के बाद वो दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे रात भी बढ़ती जा रही थी। इस पर चाचा जी ने अपने मन ही मन में कहा, और 10 से 15 मिनट देखता हूँ, वरना भीगता हुआ घर चला जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बावजूद भी बारिश नहीं रुकी, तो चाचा जी भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बारिश और तेज होती जा रही थी, मानो बारिश चाचा जी से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। खैर, अभी चाचा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर काफ़ी हलचल होती दिखाई पड़ी। तो उस हलचल को देखकर चाचा जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस पेड़ के ऊपर घुमाया। तो उस पेड़ के ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पेड़ के ऊपर का नज़ारा देखकर इतनी बारिश में भी चाचा जी के प्राण सूख गए और उनका पूरा शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके 2 सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर चाचा जी को समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है,
जिसके बाद चाचा जी ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे घर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। खाना पीना खाने के बाद मैं अपने दादाजी के कमरे में गया और उनसे कहा, दादाजी, आपने कहा था कुछ सालों पहले इस गांव में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए ना। जिस पर दादाजी ने कहा, अच्छा बैठो बताता हूँ। आगे दादाजी ने बताना शुरू किया। आज से 40 साल पहले इस गांव में कुछ ऐसी दहशत मची थी कि लोगों का जीना हराम हो गया था। रह रहकर लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे, मगर सभी के मरने का एक ही कारण था, उनके शरीर से सारा खून निकल जाना। डर के मारे लोग रात तो दूर दिन में भी घर से बाहर निकलने में कतराते थे। अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता, मगर मुझे पहले पहले इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। रात हो या दिन मैं अपना सारा काम पहले की तरह ही करता था, मगर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका, और उस रात को मैं काली रात मानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक शाम मैं काम खत्म करके खेत से घर लौट रहा था। अंधेरा हो जाने के कारण मुझे मेरे अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। हमारा खेत घर से थोड़ी दूरी पर था, तो मुझे घर पहुंचने में करीब 5-7 मिनट का वक्त लगने वाला था। उस रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पायल छमछमाने की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरे चलते पैर एकदम से रुक गए और मेरी निगाहें उस आवाज़ को तलाशने लगीं, मगर मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा। मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ कदम चला ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, मगर इस बार मेरे मन का वहम नहीं था। मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे घने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने कानों से किसी के चलने की आवाज़ सुनी। अब मुझे हल्की हल्की बेचैनी महसूस होने लगी थी। मुझे अब वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा और मैं तेजी से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे घने झाड़ियों से आवाज़ आई, अरिया, आज तेरी बारी है। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उस आवाज़ को सुनकर मेरे पैर कपकपाने लगे और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मानो मेरी मौत मुझे पुकार रही हो। अब मुझे पता चल गया था कि गांव वालों की बात ना मानकर मैंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस आवाज़ की तरफ देख सकूं। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने तिरछी नज़र से उस ओर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल घने अंधेरे के बीच बस मुझे 2 लाल टिमटिमाती आंखें नजर आ रही थी। मुझे देखते ही पता चल गया कि वो आंखें ना तो इंसान की है और ना ही किसी जानवर की, बल्कि उसकी है जिससे सारा गांव डरता है। अभी मैं भागने ही वाला था, तभी मेरे कांपते कदमों के कारण मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और उसी के साथ मुझे किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। अभी मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी
उस झाड़ी में से एक औरत निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने अपनी नज़रों को उठाकर उस औरत की तरफ देखा तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज दौड़ रही थीं कि उसकी आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। दरअसल उस औरत का चेहरा मौत से भी ज़्यादा डरावना था और उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो औरत जमीन पर खड़े ना होकर हवा में खड़ी थी। उस औरत के मुंह से टपकते खून को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी का खून पिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और एक भारी सी आवाज में कहा, आज आज तेरा खून पीऊंगी। और इतना बोलकर उस औरत ने मुझे घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था, मगर मुझे पता था कि मेरे चिल्लाने का शायद कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी आवाज़ गांव तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर फिर भी मैं चिल्लाता रहा। घसीटते हुए वो चुड़ैल मुझे नदी के किनारे ले आई, जहां काफ़ी सारे खून फैला हुआ था। अभी वो औरत मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मेरे ऊपर किसी ने भभूत छींटा, जिससे उस चुड़ैल ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गई। मैंने उठकर जब पीछे देखा तो ठीक मेरे पीछे एक अघोड़ी बाबा खड़े थे। बाबा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं भागकर बाबा के पास गया, जिस पर बाबा ने कहा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? जिस पर मैंने कहा, बाबा मेरा घर इसी गांव में है। और साथ ही मैंने अपनी पूरी आपबीती बाबा को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर से भी खतरा टला नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर आकर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा आपको तो पहले इस गांव में कभी देखा नहीं। जिस पर बाबा ने कहा, मैं बगल के गांव में रहता हूँ, मगर कई दिनों से बाहर गया हुआ था। आज जब मैं अपने गांव लौट रहा था तो रास्ते में मुझे तुम्हारी चीख सुनाई पड़ी, तो तुम्हें बचाने आ गया। जिस पर मैंने कहा, बाबा जी आपको पता है वो औरत कौन है और हमारे पूरे गांव को क्यों मारना चाहती है? इस पर बाबा जी ने बताना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले इस गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक बच्चा और एक पति पत्नी रहा करते थे। पति की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब थी, वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। जब तक अनाज घर में थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जब खाने को कुछ नहीं बचा तो पत्नी अपने 7 साल के बच्चे को लेकर गांव के सभी के घरों में खाना मांगने जाती थी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबसे पहले तो उसका पति मर गया, जिसके कुछ दिन बाद भूख से तड़प तड़प कर उसका बच्चा। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। और तब से उसी की आत्मा रह रहकर गांव के लोगों को मौत के घाट उतार रही है। बाबा जी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, बाबा जी इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर बाबा जी ने कहा, एक उपाय है। जब वो औरत कुएं में कूदी थी तो सुबह गांव वाले ने उसकी लाश को ना निकालकर कुएं को वैसे ही ऊपर से बंद कर दिया। हमें कुएं को खोलकर उसमें से उसकी बची कुची हड्डियों को निकालना होगा और उसका अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करना होगा, तब जाकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये काम तुम्हारे अकेले से नहीं होगा, पूरे गांव वालों को मिलकर करना होगा। उस रात तो हमने किसी तरह से पार किया, मगर सुबह होते ही सारे गांव वालों को इकट्ठा करके पूरी बात बताई, जिसके बाद हमने मिलकर उस कुएं को खोला तो उसमें काफ़ी कम पानी था, मगर पूरा पानी काला पड़ चुका था। सारे पानी को खाली करने के बाद
हमें कुछ हड्डियां दिखीं, जिसे निकाल कर हम सीधे शमशान चले गए और काफ़ी अच्छे से उन हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। फिर जाकर हमारे गांव पर से वो खतरा टला और हमारा गांव फिर से ठीक हो गया। पूरी कहानी बताने के बाद दादाजी ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, जाओ सो जाओ। दादाजी की कहानी सुनने के बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।